हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने पहले नल रिलेशन देखा था, या फिर एम्प्टी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल देखा था, फिर आइडेंटिटी, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता था उसको हम क्या बोलते थे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या क्या करते थे? ए कॉमा ए होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे? यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। और ट्रांजिटिव का क्या करते थे कि ए बी है और बी सी है तो ए और सी होना चाहिए। ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब ये देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए रिलेशन का। लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। इसके साथ ही हम रिलेशन सम अप करेंगे और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन, जिनने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छी से पढ़ा है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और पूरी तरह से उनका ब्रेन अब रिलेशन को समझने लगा है, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसके बाद फंक्शन चालू करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि जिसका हो गया होगा तो वो अपनी कॉलर ऐसे खड़े करके घूम सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक रिलेशन दिया है x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो देखो, पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? x कॉमा x होना चाहिए। मतलब y को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? x से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो, देखते हैं। x माइनस एक्स प्लस रूट टू, ये कितना आ गया? रूट टू। क्या रूट टू एक इरेशनल नंबर है? हाँ, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। आया क्या समझ में? कुछ रिलेशन बोल रहा है एक्स माइनस रूट टू इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में हमने एक्स एक्स रखा, मतलब वाई की जगह पे एक्स रखा और रेशनल नंबर आ गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? यदि एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। यदि x माइनस वाई प्लस रूट टू, यदि x माइनस वाई प्लस रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये सिमेट्रिक होने के लिए y को x से रिप्लेस करते हैं, x को y से इंटरचेंज कर देते हैं, तो y माइनस एक्स प्लस रूट टू भी क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। हम खुद को सही मानते हैं और दूसरे को गलत बोलने का ट्राई करते हैं कि ये गलत है, हम सही हैं। चाहे टीचर हो, पढ़ाया नहीं, 11th लॉकडाउन था, नहीं पढ़ पाए, या फिर पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में, या फिर कोचिंग नहीं जा पाए थे, या फिर सिस्टम ही खराब है स्कूल का, या फिर कोचिंग का, या फिर कोचिंग दूर पड़ती थी, या फिर एग्जाम का पैटर्न खराब है, या फिर गवर्नमेंट खराब है, या फिर पेरेंट्स के कारण नहीं पढ़ पाए। हम खुद को सही बोल के दूसरे को गलत साबित करने की ट्राई करते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ बोलेंगे कि यदि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन हम प्रूफ ट्राई किया करेंगे, इसको गलत प्रूफ करने का ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो गया तो सिमेट्रिक नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो सिमेट्रिक है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको एक x और एक y ढूंढना है, जिसके लिए x माइनस वाई प्लस रूट टू सिमेट्रिक ना इरेशनल हो, पर y माइनस एक्स प्लस रूट टू क्या आ जाता हो? रेशनल आ जाता हो। ढूंढ के देखो। फिर से बता रहा, आपको क्या करना है, आपको एक x ढूंढना है, एक y ढूंढना है। ऐसा ढूंढना है कि x कॉमा वाई रिलेशन में आए पर y कॉमा एक्स रिलेशन में ना आए। तो क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। x कॉमा वाई रिलेशन में आए मतलब ये पहला वाला ट्रू, और y कॉमा एक्स रिलेशन में ना आए मतलब दूसरा वाला कैसा हो? ट्रू ना हो।
गलत हो जाए, तब हम बोलेंगे ये नॉट सिमेट्रिक है। और यदि हमें ऐसा एक्स और वाई नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, क्या करें भाई, हमने सब पे ब्लेम किया लेकिन आखिर में गलत हम ही निकले, ये रिलेशन तो सिमेट्रिक ही निकल गया। ठीक, तो चलो ढूंढ के देखते हैं। एक्स कॉमा वाई इरेशनल होना चाहिए। तो देखो देखो, यदि ओ वाई कॉमा एक्स, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रेशनल होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट को मैं रेशनल कैसे बना सकता हूँ, यदि मैं x की वैल्यू √2 ले लूं, तो देखो माइनस एक्स यानी कि -√2 और +√2, इरेशनल इरेशनल नंबर कट जाएगा और ये चीज क्या बन जाएगी, रेशनल बन जाएगी। समझ में आया क्या? देखो x की वैल्यू मैंने √2 ले ली और y की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1। तो पहला वाला देखना, x माइनस वाई प्लस √2 क्या बन गया हमारा, √2 -1 प्लस √2 यानी कि 2√2 -1। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर। और y माइनस एक्स प्लस √2, ये कितना आ गया, 1 -√2 प्लस √2 डेट इज 1, डेट इज रेशनल नंबर। तो देखो ये गलत हो गया, x कॉमा वाई रखने पर तो रेशनल इरेशनल आ रहा है, पर y कॉमा एक्स रखने में इरेशनल नहीं आ रहा है। तो ये रिलेशन कैसा हुआ हमारा, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। आया क्या समझ में हमने कैसे ढूंढा, थोड़ा थोड़ा आया होगा, चलो ट्रांजिटिव में थोड़ा और समझ में आएगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि यदि x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है रट गए होंगे, इफ एंड देन। ठीक, ऐसे हम ट्रांजिटिव शो करते हैं। तो देखो तीनों को सही मान लेते हैं, मतलब x माइनस वाई प्लस √2 हमने मान लिया इरेशनल है, y माइनस जेड प्लस √2 भी हमने क्या मान लिया, इरेशनल है। अब इसमें x y और z हम ऐसा ढूंढेंगे कि जब हम क्या करें, z माइनस एक्स प्लस √2 करें, मतलब तीसरी बार x और z में रिलेशन रखें। अरे x और z में रिलेशन रखना है ना, तो ये x माइनस जेड हो जाएगा। देखो x और y में तो पहले x बाद में y और z में तो पहले y बाद में z, x और z में मतलब पहले x बाद में z। ठीक है, अब देखो पहले के हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसके लिए पहला वाला स्टेटमेंट भी क्या हो, ट्रू हो, मतलब ये जो चीज आए वो इरेशनल आए। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी ट्रू ट्रू हो, मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आए कैसा आए, ट्रू आए। फिर तीसरे वाले को हम क्या ट्राई करेंगे कि ये ट्रू ना हो, मतलब ये कैसा आ जाए, ये रेशनल आ जाए। यदि ये रेशनल आ गया तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। पहला वाला इरेशनल निकला, दूसरा भी इरेशनल निकला, लेकिन देखो तीसरा इरेशनल नहीं निकला, मतलब तीसरा इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब तीसरा ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यदि ऐसा आ जाता है कि ये भी इरेशनल निकल जाता है, तो क्या करेंगे भाई, हम नेगेटिविटी ढूंढ रहे थे, हमें नेगेटिविटी नहीं मिली, आखिर में हम ही गलत निकले, ये तो ट्रांजिटिव निकल गया। ठीक है, तो आपका काम क्या है, आपका काम यह है आपको ऐसा x ढूंढना है, ऐसा y ढूंढना है, ऐसा z ढूंढना है सबसे पहले, जिसके लिए ऊपर के दो इरेशनल आए और नीचे का तीसरा वाला क्या है, रेशनल आए। कैसे करोगे, देखो नीचे का रेशनल कैसे दिखा सकते हैं, हम हमको गलत प्रूफ करना है ना, हमें नेगेटिविटी ढूंढना हमारी आदत होती है, हम सही बाकी गलत, हम मॉडुलस है, हम सही है बाकी गलत है। तो बाकी को गलत कैसे प्रूफ करोगे, जब तीसरा वाला रेशनल आए, इरेशनल ना आए। और रेशनल कब आएगा, जब ये √2 कट जाए किसी तरह से। लेकिन x भी है तो ऊपर वाला इरेशनल भी लाना है। तो देखो ऊपर वाला इरेशनल लाने के लिए तो मैं x और y जो पहले थे वही चूज कर लेता हूँ, तो जो हमारा x माइनस वाई है प्लस √2, ये कितना आ जाएगा, √2 -1 प्लस √2, ये आ जाएगा 2√2 -1। ये तो इरेशनल आ गया, देखो पहला वाला सही है, ऐसा x और ऐसा y ढूंढ लिया हमने कि पहला वाला इरेशनल है। अब z भी हमें ऐसा रखना है कि दूसरा भी इरेशनल आना चाहिए। क्यों, रिलेशन ये बोलता है ना, x का रिलेशन y के साथ है,
और y का रिलेशन z के साथ है, मतलब y माइनस जेड प्लस रूट टू जो दूसरा वाला है ये भी इरेशनल है। तो z ऐसा सोच के देखो कि y माइनस जेड प्लस रूट टू ये क्या है, इरेशनल है। तो देखो y को तो हमने ले लिया है 1। अब माइनस जेड प्लस रूट टू को इरेशनल कैसे बना सकते हैं? y तो ले लिया है 1, इरेशनल बनाने के लिए z और रूट टू कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो z को यदि मैं बोल दो टू रूट टू है, तो देखो 1 - 2 रूट 2 प्लस रूट टू इक्वल टू 1 - रूट 2, ये भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक है, पहला इरेशनल है, दूसरा इरेशनल है। अब तीसरा देखते हैं, x माइनस जेड प्लस रूट टू इक्वल टू एक्स की वैल्यू रूट टू, जेड की वैल्यू कितनी, -2 रूट 2 प्लस रूट टू, ये कितना आ रहा है, देखो जीरो आ रहा है। जीरो रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? अरे जीरो रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? जीरो तो भाई हमारा रेशनल होता है। तो देखो x का रिलेशन y के साथ है, मतलब पहला वाला इरेशनल आया। y का रिलेशन z के साथ है, दूसरा वाला भी रिलेशन इरेशनल आया। लेकिन x का रिलेशन z के साथ नहीं है, क्योंकि तीसरा वाला हमारा इरेशनल नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। हम क्या ढूंढ रहे थे, हम गलती ढूंढ रहे थे, हमको गलती मिल गई। ठीक है, ये होता है एक अपर लेवल क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर ले। एक्स वाई जेड हमको सोचना पड़ा ना। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपना रिलेशन का टॉपिक खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उम्मीद है आपने पहले ही लगा ली होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में मिले उन्हें लगा सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है, देखो फंक्शन एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन होता है। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ कंडीशन लगा दी जाए। एक सेट है ए, ठीक, ए क्रॉस ए हमने बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यदि ए में एलिमेंट ए थे, एन थे, तो ए स्क्वायर में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। तो टोटल जो रिलेशन मिलेंगे कितने मिलेंगे, टोटल सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n स्क्वायर। तो रिलेशन कितने हो गए, 2 की पावर n स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलेशन एक सेट के फॉर्म में है। इस बार ए क्रॉस ए नहीं ले रहा, ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट हो रहे थे। अब रिलेशन एक सेट के फॉर्म में है, इस सेट में एलिमेंट है एन, तो सबसेट कितने बन गए, 2 की पावर n। 2 की पावर n रिलेशन, इतने रिलेशन में से कुछ रिलेशन होंगे जो कुछ सर्टेन कंडीशंस फॉलो करते होंगे। उन रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। आया क्या समझ में? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा सा ये हलवा जो हमें पता है इसको डिलीट कर दें। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे। ए रिलेशन, रिलेशन फंक्शन को पहले मैं थोड़ा सा याद रखने लायक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन। रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन मतलब जो चीज रिलेशन है पर उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कैसी कंडीशन है, देखो देखते हैं। मान लो कोई सेट है ए, डेट इज 1, 2, 3, 4, और कोई सेट है बी, डेट इज A, B। तो कंडीशन समझना, वो जो एरो डायग्राम हमने देखा था उस एरो डायग्राम के जैसे हम सेट ए बना लेते हैं और सेट बी बना लेते हैं। सेट ए के अंदर सेट ए के एलिमेंट आ गए, सेट बी के अंदर सेट बी के एलिमेंट आ गए। जो सेट ए होता है ये होता है डोमेन, पढ़ चुके हैं हम। जो सेट बी होता है वो होता है कोडोमेन। सेट ए के एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए से एक रिलेशन है बी में। अब ये रिलेशन कब फंक्शन होगा, कब फंक्शन नहीं होगा, ध्यान से समझना। सेट ए के एलिमेंट को मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट, सेट बी के एलिमेंट को मैं बोलता हूं इमेज। तो देखो पहली कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट की
एक इमेज होगी, मतलब ए का हर एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी। जैसे ए की मान लो इमेज है वन, वन की इमेज, टू की इमेज है तो ए, थ्री की इमेज है बी, फोर की इमेज है ए। ठीक है, मतलब ए के हर एक एलिमेंट की वाई बी, ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी किस सेट में, बी सेट में। ठीक, पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन ये बोलती है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, ये देखना यहां पर वन यदि हम देखें सेट ए का, और टू यदि देखें, वन देखें, टू देखें, फोर देखें, तो सेट ए के इन तीनों एलिमेंट की बी सेट पे इमेज क्या है, ए है। मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, वन टू फोर, एक ही इमेज बी, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखना। तीसरी कंडीशन ये होती है ए सेट में कोई भी छूट नहीं सकता। देखो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, चारों की कोई ना कोई इमेज है, बी सेट में किसी ना किसी से रिलेटेड है। तो ए सेट के बारे में लिख देता हूं, हर ऑब्जेक्ट की इमेज होगी ही होगी। कैसे लिखूं, नो वन कैन लेफ्ट, मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा सेट ए का जिसकी इमेज ना हो। ठीक है, कंडीशन नंबर फोर। कंडीशन नंबर फोर है, मान लो एक और एलिमेंट ले लेते हैं बी में, मान लो सी ले लेते हैं। ठीक, तो यहां सी भी आ जाएगा। सेट बी में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ए के साथ कोई रिलेशन ना हो। कैन बी लेफ्ट। ठीक है, फिर से कंडीशन बताता हूँ। ए के हर एक ऑब्जेक्ट की बी पर एक इमेज होगी। ए के हर एक ऑब्जेक्ट की बी में एक इमेज होगी। ए के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बी में एक इमेज हो सकती है। ए के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बी में एक इमेज हो सकती है। ए सेट में कोई भी छूट नहीं सकता, मतलब ए सेट के हर ऑब्जेक्ट की इमेज होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, बी में छूट सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि बी के हर एलिमेंट का ए के साथ रिलेशन हो। शॉर्ट में देखते हैं, एक की एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज, ए में कोई छूट नहीं सकता, बी में छूट सकता है। फिर से बोलता हूँ, साथ में बोलना, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज, ए में कोई छूट नहीं सकता, बी में छूट सकता है। आया समझ में? इसको हम बोलेंगे कि फंक्शन जो इन चार कंडीशंस में से कोई गलत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है एक बार में चारों फॉलो करें, लेकिन इन चारों में से कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे फंक्शन। पहले हम लिख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली और एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो, क्या लिखना है हमें, कंडीशन फॉर फंक्शन। पहली कंडीशन, वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए विल हैव वन इमेज इन सेट बी। वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए विल हैव वन इमेज इन सेट बी। पहली कंडीशन, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज। दूसरी कंडीशन, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन सेट ए कैन हैव वन इमेज इन सेट बी, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है। कंडीशन नंबर थ्री, each and every object in set A
will have a fixed relation with set B। थोड़ा पढ़ना। प्रत्येक ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब सेट ए के हर ऑब्जेक्ट की बी के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन होगा, मतलब सेट ए का हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज बी में होगी ही होगी। ठीक है। कंडीशन नंबर 4, कौन सा कलर बचा अपने पास? कंडीशन नंबर 4, देयर मे बी ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ इमेज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इमेज तो जिसका रिलेशन है उसे बोलते हैं ना, तो एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो देयर मे बी ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी which have no relation with set A। मतलब सेट बी में ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका ए के साथ कोई रिलेशन ना हो। इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला है? बी में छूट सकता है। फिर से बता रहे, एक बार चारों को मेरे साथ बोलना। एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, ए में कोई छूट नहीं सकता, बी में छूट सकता है। ठीक है, ये थी हमारी 4 कंडीशन, याद हो गई? आगे चलते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आप बताने ये फंक्शन है कि नहीं है। मान लो सेट ए है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये है ए हमारा, ये है बी, ये है ए हमारा, ये है बी, ये है ए हमारा, ये है बी। इसमें है मान लो 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी। इसमें है 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी। इसमें हमारा 1 2 3 4, इसमें है ए बी सी। इसमें थोड़ा ज्यादा लाइन होगी इसलिए अलग से दिखाई दे रहा। 3 का रिलेशन ए के साथ, 4 का रिलेशन ए के साथ। ठीक है, और एक तो देख लो, 1 2 3 4, ए बी सी। और कहाँ दे? 1 2 3 4, ए बी सी। और 1 2 3 4, ए बी सी। हाँ ठीक है, अब आपको ये बताना है ये इनमें से कौन सा रिलेशन, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। पहला वाला, जल्दी से बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन है। ये क्यों फंक्शन है? यस लिख देते हैं इसमें। क्यों फंक्शन है? एक की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा की एक इमेज हो सकती है, तो ये देखो एक से ज्यादा की एक इमेज है। ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, देखो ए में कोई नहीं छूट रहा, 1 2 3 4 चारों की इमेज है। बी में छूट सकता है, तो बी में देखो सी छूट रहा है। ठीक, मैंने आपसे क्या बोला कि जरूरी नहीं है चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो, लेकिन कोई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा ले लेते हैं, ये वाला। ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? एक की एक इमेज है, हाँ है। एक से ज्यादा की एक इमेज है, हाँ है। ए में कोई छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट रहा। बी में छूट सकता है, सकता है, लेकिन छूट नहीं रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तो ये भी कैसा हो, क्या क्या हो गया हमारा? फंक्शन हो गया। तीसरा देखा, तीसरे में बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? एक की एक इमेज होनी चाहिए, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। एक से ज्यादा की एक ही इमेज हो सकती है, देखो एक से ज्यादा की एक ही इमेज है। ठीक है, ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, देख लो नहीं छूट रहा है। बी में छूट सकता है, हाँ सी छूट रहा है। ठीक,
बात करते हैं इसकी, ये बताओ फंक्शन है कि नहीं है, ये भी क्या हो गया, यस। इसमें देखो एक की एक इमेज होनी चाहिए, वन की इमेज है, टू की इमेज है, थ्री की इमेज है, अरे फोर की तो है ही नहीं। एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होनी चाहिए, फोर की तो है ही नहीं, ये क्या हो गया, नो, ये फंक्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक की एक इमेज होनी चाहिए, वन की है, टू की है, थ्री की है, फोर की है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है। तो देखो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यानी कि ये थ्री और ये फोर की एक ही इमेज है, ठीक। ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, ए में कोई नहीं छूट रहा। बी में छूट सकता है, बी में नहीं छूट सकता। एक की एक इमेज होनी चाहिए, जो पहली कंडीशन थी। यहां पर ये देखो, यहां पर जो टू है हमारा, इसकी दो दो इमेज है, तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा फंक्शन नहीं हुआ। नॉट लिख देते हैं। एक मिनट, यदि वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो। हाँ, अब सही आएगी। हाँ, तो ये वाला क्या है, हमारा फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, ये टू है, इसकी दो दो इमेज है, बी और सी। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वाली की, डेट इज ये ये फंक्शन है कि नहीं है। डोमेन में कोई सेट ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, यहाँ देखो फोर छूट गया, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। आया क्या, आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। हाँ जी। देखो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आपकी, इलेवेंथ में पढ़ चुके हो आप। हम इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ता है। जिसने नहीं पढ़ा उसका छूट जाता है। जिसने कोचिंग नहीं की, जो स्कूल नहीं गया था, या फिर जो मस्ती कर रहा था, या फिर जो नेटफ्लिक्स में लगा था, तो उसके कारण जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये हमें इलेवेंथ और ट्वेल्थ का दोनों पढ़ना पड़ता है। इसलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है, डेढ़ दो महीने तक खिंच जाता है। बाकी सब की कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी चैप्टर तो पाँच पाँच छह छह लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है, इसको यदि नहीं कंप्लीट करेंगे तो आगे के हर चैप्टर फंक्शन से रिलेटेड है, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा तो आगे के चैप्टर कुछ नहीं पढ़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति को बनता है बहुत अच्छी बात है, जो को नहीं बनता है तो अब सीख लो। आपके इलेवेंथ के पाप धुल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। यदि मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख वन रख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस वन, ठीक है। अब ये बताओ, एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स क्या है, डोमेन है, वाई क्या है, कोडोमेन है, ठीक। ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है। अब ये देखो, एक एक्स की दो वाई मिल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज मिल रही है। एक्स की वैल्यू जब हमने वन ली, तो वाई की दो दो वैल्यू मिल गई, वन और माइनस वन। तो इसको हमने फंक्शन बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। क्यों, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की तो एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हो गया नॉट अ फंक्शन। एक तो ये है कॉम्प्लिकेटेड तरीका सॉल्व करने का, आया समझ में। देखो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, यह इस साइड है वन, इस साइड है वन और माइनस वन, एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज हो गई, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। ये था कॉम्प्लिकेटेड तरीका। अब एक इजी तरीका भी है हमारे पास, पर इजी तरीके के लिए हमें थोड़ा बहुत इलेवेंथ आनी चाहिए। वो इजी तरीका क्या है, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। अल्टरनेटिव तरीका, यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें और वो हमारे कर्व को एक पॉइंट में काटती है केवल, तो फंक्शन होगा। एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती है तो फंक्शन नहीं होगा। लिख लेते हैं, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस cuts the curve at only one point, then given relation
इज अ फंक्शन। यदि हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो गिवन कर्व को केवल एक ही लाइन पर काटे, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। यदि एक से ज्यादा पॉइंट पे काट देती है तो नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ओनली इसलिए लिखा हुआ है। ओनली का मतलब केवल एक पॉइंट पे काटना चाहिए यार। लेकिन हम इस तरीके को जब लगा पाएंगे जब हमें ये जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाते बनता होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हमने बचपन में देखा है क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये किसका ग्राफ होता था? देखो बचपन की बातें याद दिलाता हूँ। एक होता था हमारा पैराबोला, व जिसका इक्वेशन होती थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तो उसी का ग्राफ है। और यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है मतलब पैराबोला की एक्सिस क्या हो जाती थी? एक्स एक्सिस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन काटता हूँ। अब ये एक पॉइंट पे काट रही है कि दो पॉइंट पे काट रही है? ये देखो एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है। तो डायरेक्ट ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचकर देख सकते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। आया क्या समझ में शॉर्टकट हमारा? दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा, y इक्वल टू मॉड एक्स है। दूसरा वाला है y इक्वल टू मॉड एक्स। अब कर्व आपको ड्रा करना आना चाहिए, नहीं आता है कोई नहीं, अभी सीखेंगे। फंक्शन आपने 11th में आप बोल दोगे नहीं पढ़े सर, वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जो नहीं पढ़ा सब पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा था? इसका ग्राफ तो काफी इजी था, ऐसा कुछ था। ठीक, एंगल पे मत जाना, ये थोड़ा कम झुका हुआ है, ये ज्यादा झुका हुआ है, ये है मॉडुलस का ग्राफ। ठीक है, तो अब कुछ हमारा तरीका क्या बोलता है कि यदि हम वाई एक्सिस की पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, वो यदि कर्व को केवल एक लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा। मींस यस, दिस इज ए फंक्शन। इजिली हो गया, बस हमें ग्राफ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 क्या था? एक सर्किल की इक्वेशन थी, याद है क्या? और सर्किल का भी ये स्पेशल केस है। कैसा स्पेशल केस? इसकी यूनिट, इसकी रेडियस 1 है तो इसका नाम क्या हो जाता है? यूनिट सर्किल। इन फालतू चीजों से हमें क्या करना, ये तो 11th में सर पढ़ चुके हैं, कुछ नया बताओ। तो नई चीज ये है कि वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा करी। ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह की एक से ज्यादा जगह? एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। आया क्या समझ में? फोर्थ देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका ग्राफ तो आपको पहले से आता है, ड्रा कर लो। 11th में कॉनिक सेक्शन में पढ़ के आए हैं। इसका ग्राफ क्या था? हाइपरबोला। हाइपरबोला का भी ये कौन सा केस है? स्पेशल केस है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता था कुछ ऐसा। अब ये फंक्शन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस की पहले एक लाइन ड्रा की। ये एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है कि एक पॉइंट पे काट रही है? ये एक से ज्यादा पॉइंट पे काट रही है, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे? नॉट ए फंक्शन। ये भी भैया फंक्शन नहीं है। आया क्या समझ में? आया क्या? बिल्कुल आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि फंक्शन क्या है? हमारी एक मशीन है जिसके अंदर कुछ इनपुट जाता है तो कुछ आउटपुट निकलता है। फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट जाएगा तो कुछ आउटपुट निकलेगा। फंक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ सच दैट आर टू आर, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ए से बी सेट में यदि फंक्शन है तो हम लिख देते हैं एफ है ए से बी में। ठीक है, और ए के एलिमेंट को मैंने आपको बताया था वाई बोलते हैं, वो बी के एलिमेंट को वाई बोलते हैं, ए के एलिमेंट को बोलते हैं एक्स। ठीक, तो यहाँ साइड में लिख देता हूं, ए का एलिमेंट एक्स है, बी का एलिमेंट वाई है, तो एक्स को वाई कौन बना रहा है? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या कहलाया हमारा? फंक्शन एक्चुअली में कहलाया एक मशीन। फंक्शन कहलाया एक मशीन जिसके अंदर एक्स जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा? वाई निकलेगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है? ये फंक्शन को डिनोट करते हैं। ये लाइन अपनी सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली लाइन है पूरी 12th की मैथ्स में। y इक्वल टू एफ एक्स मतलब x क्या है इसमें हमारा? x है डोमेन, y क्या है? y है रेंज। ठीक, x है सेट a का, y है सेट b का, f क्या है? फंक्शन। फंक्शन के अंदर x गया तो y बाहर निकला। x है इनपुट, y है आउटपुट। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया ना, थ्योरेटिकल चीजें नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, एक फंक्शन है एफ एक्स दैट इज 1 + x²। जब x है 0 से लेके 2 के बीच, एफ एक्स है 3 - x²। जब x है हमारा 2 से लेके 5 के बीच, और एफ एक्स है हमारा x/1 + x²। जब x है हमारा 5 से लेके 9 के बीच। आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड कर लोगे आप? बच्चों के लिए बच्चों जैसे क्वेश्चन, आप f(√2) फाइंड कर दो, f(π) फाइंड कर दो, f(π²) फाइंड कर दो, और क्या फाइंड कर लोगे, f(e²) फाइंड कर दो। चलो जल्दी से आंसर बताना, आपके पास कितना टाइम है? 1 मिनट दे देते हैं। कितना ज्यादा टाइम दे दिया सर, ये क्वेश्चन तो रट के रखे हैं हमने पिछले साल बिल्कुल। आपको 10 सेकंड में आंसर देने वाले थे, आप भी ना हमें टैलेंट पे शक करते हो। मेरे पढ़ने वाले बच्चों के मन में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। चलें? अरे भैया चलें, थोड़ा आगे चलें। ठीक है चलो, रेस्ट हो गया। क्वेश्चन तो 10 सेकंड में सॉल्व कर लिए होगे, 50 सेकंड रेस्ट के लिए थे। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ये है फंक्शन। फंक्शन क्या होती है? मशीन। मशीन में इनपुट जाएगा, आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकाल ली f(√2). ठीक है, f(√2), √2 इनपुट है हमारा, x क्या है? इनपुट है, मतलब √2 क्या है? इनपुट है। ठीक, इस इनपुट के लिए कौन सी मशीन दी गई है? √2 देखो 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इसके लिए मशीन लिखी है हमारी 1 + x²। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? √2 पुट कर देंगे। तो 1 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? f(√2) की वैल्यू 3। बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट f(π) निकालना है। f(π), पाई की वैल्यू कितनी होती है? एंगल के लिए 180 डिग्री होती है जब पाई रेडियन में होता है। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, लेकिन या फिर 22/7। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या किसी को पाई कितनी होती है? ये कोई और कलर का पेन आ जाओ, येलो ले लेते हैं। जो हमारा पाई होता है, ये 3 होल 10/71 से लेके 3 होल 10/70, इसके बीच होती है पाई की वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू हमें याद करने में इजी पड़ती है, इसीलिए हम पाई की वैल्यू बोल देते हैं 22/7। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब भी पाई की वैल्यू लेने को नहीं बोली जाए ना, तब तक खुद के मन से अपना टैलेंट दिखा के 3.14 या 22/7 ले मत लेना, गलत वैल्यू है। पाई के टर्म्स में आंसर देना। ठीक है, जब ऑप्शन में ही पाई ना हो, जो जैसे कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन, उसमें पाई में नहीं है आंसर, पुट करके है, तब आप पुट कर सकते हो 22/7। ठीक, हाँ तो f(π) ये कितना होता है? 3.14। इसके लिए इंटरवल कौन सा आएगा देखना जरा, ये वाला इंटरवल आएगा क्या? इस इंटरवल के लिए मशीन कौन सी है? 3 - x²। तो जब x की जगह पे 1 होगा तो फंक्शन में x की जगह पे 1 रखेंगे। जब x की जगह पे 2 होगा तो फंक्शन में x की जगह पे 2 रखेंगे। जब फंक्शन में x की जगह पे पाई है तो फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देंगे? पाई रख देंगे। आ गया भाई, इतना ही जी, 3 - π²। ठीक है, चलो तीसरी चीज क्या निकालनी? f(π²) निकालनी है। π² कितना होता है? 9.8 के अप्रोक्स। कैसे याद रखोगे? ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। ठीक है, वैसे फिजिक्स की न्यूमेरिकल में मुझे पता है 10 लेके सॉल्व कर लेते हैं अपन, पर 9.8 लगभग होती है। ठीक, तो इसके लिए कोई फंक्शन बना है क्या? इनपुट है π²। π² की वैल्यू होती है 9.81। इतने बड़े इनपुट के लिए तो कोई मशीन ही नहीं बनी।
कोई मशीन ही नहीं बनी तो आउटपुट निकलेगा ही नहीं, तो एफ ऑफ पाई स्क्वायर हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। आया क्या समझ में? ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एफ ऑफ ई स्क्वायर। एफ ऑफ ई स्क्वायर, ई की वैल्यू याद है क्या कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है कुछ 2.71 के अप्रॉक्स। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 7.29 के अप्रॉक्स। तो 7.29 कहाँ आएगा, 5 से 9 के बीच में कहीं। तो इसके लिए मशीन कौन सी बनी है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाली। तो पुट कर देते हैं एक्स की जगह ई स्क्वायर, एक्स की जगह वन तो एक्स की जगह वन, एक्स की जगह टू तो एक्स की जगह टू, एक्स की जगह पाई स्क्वायर तो एक्स की जगह पाई स्क्वायर, एक्स की जगह ई स्क्वायर तो एक्स की जगह ई स्क्वायर। आया क्या समझ में? सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे चलें। चलो चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें यार, मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है, मान लो एक्स बाई एक्स, वन प्लस एक्स, और हमसे पूछा गया फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। ज्यादा राइटिंग खराब हो गई क्या, थोड़ा सुधार देता हूं। फाइंड करो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। फिर से खराब हो गई क्या, नहीं सुधारी जा सकती मतलब राइटिंग। या तो बदलो या एक्सेप्ट करो। अब ये बदल नहीं सकते तो ऐसी राइटिंग एक्सेप्ट करो आप लोग। ठीक है, अब इस एज में मैं क्या राइटिंग चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। चलो, मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। और वहां पे अपने सीनियर को हम लोग भाई साहब बोला करते थे, भाई साहब। सो यू पीपल कैन कॉल मी भाई साहब, और भैया, और एनीथिंग एल्स, वट एवर यू वांट, जस्ट सॉल्व एंड लाइन। हाँ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स ये पूछा है। अब देखो, आधा आंसर तो क्वेश्चन ने खुद से बता दिया है। एफ एक्स तो इसने खुद से बता दिया है, एफ ऑफ वन बाई एक्स आधा बस हमसे सॉल्व करने के लिए पूछा है। तो एफ ऑफ वन बाई एक्स निकाल लेते हैं, कितना होगा। देखो, जब एक्स की जगह वन रखते हैं तो एक्स की जगह वन, जब एक्स की जगह टू तो एक्स की जगह टू। अब एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखा है, वन बाई एक्स रखा है। तो पूरे फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख देंगे, वन बाई एक्स रख देंगे। चलो रख देते हैं। ये एक्स की जगह वन बाई एक्स रख दिया, ये एक्स की जगह वन बाई एक्स रख दिया। एलसीएम लिया तो वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स कितना होगा। वैल्यू डालते हैं, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, एफ ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू डाल दी वन अपॉन वन प्लस एक्स। एलसीएम लेके कितना आ गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, डेट इज वन। आया क्या समझ में? इजी था, अरे बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एफ ऑफ एक्स है 2021 माइनस एक्स टू द पावर 2020 होल टू द पावर 1/2020। एफ एक्स दिया हुआ है 2021 माइनस एक्स टू द पावर 2020 होल टू द पावर 1/2020। और हमसे मान लो निकालने के लिए बोला गया है एफ ऑफ एफ एक्स कितना होगा। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसलिए आपको पूरा 1 मिनट दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो, कभी कभी ये हो जाता है, आपने 11th में कोचिंग नहीं की, या फिर आपने 11th में स्कूल में तो बहुत बिल्कुल रेगुलरली पढ़ा है, आपने कोचिंग नहीं पढ़ा है, स्कूल वालों ने पढ़ाया बोर्ड्स वाले के हिसाब से। अब बोर्ड्स में क्या होता है, 1 महीना पढ़ के हम पास हो जाते हैं, स्कूल के हिसाब से पढ़ाया हमने, स्कूल के सिलेबस के। कंपटीशन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब सिलेबस ज्यादा होता है। तो बोर्ड्स का हमें बहुत अच्छा लगता है स्कूल का पढ़ाई या फिर नॉर्मल पढ़ाई, क्यों? क्योंकि एक चीज को जब 1 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसी चीज को 12 बार पढ़ लेते हैं। तो एक टीचर 12 बार एक चीज बताती है, बहुत अच्छा लगता है। तो कंपटीशन का सिलेबस जो हो जाता है, ये हो जाता है बहुत ज्यादा। तो एक चीज को मैं एक बार, अधिक से अधिक 2 बार
बहुत ही ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है तो 3 बार बता सकता हूँ। तो लगता है बताओ हमारे साथ तो 12 12 बार बता देते थे, यहाँ पर तो 1 बार 2 बार बताते हैं, इतना स्पीड से चीज चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, खराब है। ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा होगा तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, यदि मैं आपको स्पीड स्लो से पढ़ाने लगूँ। ठीक है, बाकी यदि किसी को मुझे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो अपनी स्पीड स्लो कर लेना, आप वीडियो की स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अपनी स्पीड को कम कर दूंगा तो जो 1 साल का टारगेट होता है ना 12th के बाद, ड्रॉप लेके 2 साल का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए मेरी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को मैच करना ट्राई करो। कुछ ही लेक्चर्स में जब आप मेरे हैबिचुअल हो जाओगे, देखना जब आप अपने स्कूल या फिर ये किसी भी छोटी मोटी जगह बैठ के पढ़ाई करोगे, स्कूल को छोटा नहीं बोल रहा मैं, बस ये है मतलब थोड़ा एक लेवल होता है ना, एक्चुअली ये नहीं होता है कि टीचर नहीं पढ़ा सकता, टीचर पढ़ाता है उस हिसाब से जिस हिसाब से सामने स्टूडेंट होता है। अब मान लो स्पीड से पढ़ा रहा बच्चों को हवा नहीं लग रहा है तो वो खुद धीरे हो जाता है। तो चूंकि आप तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, ठीक, आप स्पीड का पढ़ सकते हो, आप मेरे हैबिचुअल हो जाएगा। अब आप वो गंदे बच्चों के साथ पास जाओगे जो कंपटीशन में बाहर होने के लिए जाते हैं, कट ऑफ बढ़ाने के लिए जाते हैं, या फिर कट ऑफ नहीं बढ़ा पाते, वो भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ बैठोगे, बोले क्या चल रहा है क्लास में, टाइम खराब हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं घर में पबजी खेल लेता। ठीक है, तो स्पीड आपकी धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ जाएगी। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो इतना फास्ट बोलते, इतना फास्ट बोलते, एक सांस में वो 4 5 लाइन की डेफिनेशन बोल जाते थे। और मन में मुझे भी यही लगता था, इसलिए मैंने आपका डाउट पहले से क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, इतने में कोई परेशानी। अब देखो जब x में की जगह पे 1 रखा रहता है तो x की जगह 1 रख देते हैं, जब x की जगह 2 रखा रहता है तो x की जगह 2 रख देते हैं। इस बार x की जगह क्या रखा है, हमारा x की जगह fx रखा है, तो हम x की जगह क्या रख दें, fx रख दें। तो f ऑफ fx हो जाएगा 2021 माइनस x की जगह fx रख दिया, होल टू द पावर 2020 1/2020। ठीक है, अब fx टू द पावर 2020 के हमें वैल्यू रखनी है। यदि मैं इस वाले क्वेश्चन की इक्वेशन को सॉल्व करूं, यहाँ पे देखो आरएचएस में है पे पावर 1/2020, इसको यदि मैं एलएचएस में ले जाता हूँ पावर को, तो ये हो सकता है एफ एक्स की पावर 2020 इक्वल टू 2021 माइनस एक्स टू द पावर 2020। इतने में कंफ्यूज हो गए क्या? देखो जब x इक्वल टू वाई टू द पावर 1/n होता है तो x की पावर n इक्वल टू वाई होता है, तो यही हमने पावर को इस साइड लाए हैं। ठीक, तो एफ एक्स की पावर 2020 की वैल्यू हमें मिल गई, पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 2021 माइनस एक्स टू द पावर 2020 होल टू द पावर 1/2020। ठीक है, देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, 2021 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया एक्स टू पावर 2020 होल टू द पावर 1/2020। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कैंसिल हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ गया एक्स। ये थी कुछ कही अनकही बातें, इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।